हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का तीसरा अध्याय का चौथा वीडियो है यानी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 के छठा प्रश्न से लेकर 10वें प्रश्न तक को हल करेंगे। ठीक है, यानी इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली 3.2 को समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 3 वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के पहला से लेकर 5वें प्रश्न तक को हल किए थे। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए छठा नंबर प्रश्न है 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए छठा का पहला प्रश्न है 8, इसका हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग को अभाज्य संख्याओं से क्या करना है, भाग देना है। जैसे एक हल करके आपको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। जैसे आपको ऐसे चिन्ह खींचना है और ऐसे खींचना है। ठीक है, और इसे अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, फिर 3 एक अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य है, 5 अभाज्य संख्या है, और 5 के बाद आता है 7। ठीक है, और 7 के बाद आता है 11। और देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो खुद से और 1 से कटे उसे अभाज्य कहते हैं, जिसका 2 ठो गुणनखंड हो। जैसे 2 का 2 ठो गुणनखंड होता है, 1 और 2। 3 का गुणनखंड कितना होता है, 1 और 3 होता है। 5 का गुणनखंड कितना होता है, 1 और 5 होता है। 7 का गुणनखंड कितना होता है, 1 और 7 होता है। यहीं पे देखिए 4 का गुणनखंड होता है 1, 2 और 4, 3 गो हो जाता है, यानी 2 से अधिक होगा तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। हम लोग को इन सभी संख्याओं में, तीनों में, 8 में, 24 में और 32 में क्या करना है, अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, तब जाकर यह अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे। अगर 2 से न कटे तब 3 से देंगे, और 3 से भी न कटे तब 5 से देंगे, और 5 से न कटे तो 11 से देंगे इसमें भाग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से कटाएंगे। तो जब 2 से भाग लगाएंगे इसमें तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2 से भाग लगाइए तो 4 आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे 8 लिखना है और इसमें 2 से भाग लगाना है। जब 2 से भाग लगेगा तो 2 का 2 4 2 6, 2 चौके 8 हो जाएगा, कट के 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। फिर यह 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो फिर से आपको 2 से इसमें भाग देना है, तो 2 2 के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ई वाला जो 2 आया इधर, उसी को इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब एक किसी संख्या से नहीं कटेगा। देखिए स्वयं से नहीं कटाना है। देखिए अभी नहीं 2 से कट सकता है, लेकिन 2 को 2 से नहीं कटाएंगे, 5 को 5 से नहीं कटाएंगे, 3 को 3 से नहीं कटाएंगे, क्योंकि उसको कटाने के बाद भी वही आएगा गुणनखंड, उसका अंतर कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं कटाएंगे। तो इस 8 का गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 गुने 2, 3 गो मतलब 2 हो गया। ठीक है, इस 8 का गुणनखंड 3 गो 2 हो गया। ठीक है, अगर इसको आप कटा भी देते, इतना ही आपको लिखना है। अगर इसको आप 2 से कटा भी देते तो यहाँ पे 1 आता, और उसके बाद 3 ठो 2 रहते हैं और 1 1 रहता है, और 1 का गुना में कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो आप लोग को लास्ट वाला नहीं कटाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी में का दूसरा है 24 का हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से कटेगा तो इसको 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 6। आपको ऐसे भाग दे देकर निकाल लेना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 से फिर कटेगा तो यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद देखिए 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन उसी संख्या से नहीं कटाना है, क्योंकि कटाइएगा तो 1 आएगा, और 1 से फिर गुना करिए ना करिए बात बराबर होता है। ठीक है, तो आपको 3 को 3 से नहीं कटाना है, यानी यहाँ पे हो गया 24 का गुणनखंड क्या क्या हो गया, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 24 के गुणनखंड में 3 गो 2 और 1 गो 3 होगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया, 24 का गुणनखंड। उसके आगे देखिए 32 है, 32 का हम लोग को क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। देखिए इसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि लास्ट में देखिए, लास्ट में इसके
0, 2, 4, 6, 8 किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो उसमें 2 से भाग लगता है। तो यह 32 है, यहाँ पे 32 लिखा है तो 32 के लास्ट में 2 है, ठीक है, यानी इकाई स्थान पे 2 है तो इसमें 2 से भाग लगेगा। तो जब इसमें 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 16। और फिर देखिए इसके लास्ट में 16 के लास्ट में 6 है। और विभाज्यता का नियम क्या कहता है 2 का, कि जिसके लास्ट में 6 रहता है उसमें 2 से भाग लगता है। तो 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 8 आएगा। फिर देखिए 8 है तो इसमें 2 से भाग लगेगा तो 4 आएगा। फिर 4 में 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 32 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, 3 बार 2 बार और 5 बार 5 बार 2 है तो यहाँ पे 5 बार हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। यानी 32 के गुणनखंड में 2 कितने बार हो गए, 5 बार हो गए, बस यही करना था, ठीक है। तो गुणनखंड शायद आप लोग समझ गए होंगे, इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि आगे भी जब आप इसके अगले प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 3.3 को हल कीजिएगा तो वहां पे भी गुणनखंड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है कि निम्नलिखित का सार्व गुणनखंड बताएं। निम्नलिखित का क्या करना है, सार्व गुणनखंड बताना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को लिख लेंगे, ठीक है। आपको पूरा प्रश्न लिखना है। इस 7वें प्रश्न का ए में है क्या है, 4 और 32। इसका क्या निकालना है हम लोगों को, हम लोगों को निकालना है सार्व गुणनखंड। तो सबसे पहले देखिए 4 का गुणनखंड क्या क्या होता है, यानी 4 में किस किस संख्या से भाग लगता है। तो आप कहिएगा 1 से लगता है, 2 से लगता है और 4 से लगता है, ठीक है। और 32 में किस किस संख्या से भाग लगता है, तो 1 से लगता है, ठीक है, 1 से लगता है, उसके बाद 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 8 से भी लगता है और 16 से भी लगता है और 16 के बाद 32 से लगता है, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या था, सार्व गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्व गुणनखंड बराबर। तो देखिए 4 का गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1, 2 और 4। 32 के हो गए 1, 2, 4, 8, 16, 32। इसमें देखिए दोनों में क्या आपको दिख रहा है, तो आप कहिएगा कि दोनों में 1 दिख रहा है तो आप 1 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर देखिए दोनों में 2 भी दिख रहा है तो 2 भी यहाँ पे लिख दीजिए। दोनों में 4 भी दिख रहा है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। यानी 4 और 32 का सार्व गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2, 4, ठीक है। आप कुछ समझे यहाँ पे, अगर दोनों के गुणनखंड में जो मिल रहे हैं वही सार्व गुणनखंड होंगे, ठीक है। इसका दूसरे को हल करते हैं और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है 8, 32, 42, बी नंबर में है 8, 32 और 42, ठीक है। इसका हल करेंगे तो यहाँ पे होगा 8 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं पता है आपको। 8 के गुणनखंड करने का मतलब कि 8 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगता है, तो 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है और 8 से लगता है। और 32 में, तो 32 में यही वाली पूरी आपको संख्या लिख देना है। यानी 32 में 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, 8 से लगता है, 16 से लगता है और 32 से लगता है। उसके बाद देखिए 42। अब बताइए 42 में कौन कौन से भाग लगता है, तो 42 में 1 से लगता है, 2 से लगता है और 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, 7 से भी लगता है और 14 से भी लगता है और 21 से भी लगता है और उसके बाद एक ही बार 42 से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, सार्व गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्व गुणनखंड। और सार्व गुणनखंड मतलब जो जो इस तीनों में मिले, जैसे 1 तीनों में है तो 1 आपको यहाँ पे लिख देना है, 2 तीनों में है तो 2 यहाँ पे आपको लिख देना है। उसको ये 4 तीनों में नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। इसके बाद आपको कोई नहीं मिलेगा। 8 भी है तो केवल ये 2 में है, इसमें नहीं है, तो इसलिए इसके सार्व गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 2 ही हो गए, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका सार्व गुणनखंड 1 और 2 ही हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके तीसरे को हल करते हैं, सी को। सी में क्या है, 14, 56 और 28, 14, 56 और 28।
सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। 14 का गुणनखंड क्या क्या होंगे, यानी 14 में किस किस संख्या से भाग लगता है, तो 1 से लगता है, 2 से लगता है, 7 से लगता है और 14 से लगता है। उसके बाद देखिए 56 है, 56 में बताइए किस किस संख्या से भाग लगता है, 56 में किस किस संख्या से भाग लगता है, तो 56 में लगता है 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से भी लगता है और 7 से भी लगता है और 8 से भी लगता है और 14 से भी लगता है। उसके बाद 28 से भी लगता है और 56 से ही एक बार लगता है। ठीक है, उसको देखिए 28 भी है यहाँ पे, तो 28 का भी गुणनखंड निकालेंगे। 28 में 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, 7 से भाग लगता है, 14 से भाग लगता है और एक ही बार 28 से भाग लगता है। सार्व गुणनखंड निकालना है, तो लिखेंगे सार्व गुणनखंड बराबर और जो सभी में मिले। ठीक है, सार्व का मतलब होता है सभी में, तो जो सभी में मिले उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखिए 1 तीनों में मिल रहा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 तीनों में मिल रहा है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 4 नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा है सभी में, सॉरी देखिए 7 यहाँ पे मिल जा रहा है, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो 7 भी हो गया। उसको देखिए 14 यहाँ पे है, 14 भी यहाँ पे है, 14 भी यहाँ पे है, 14 भी हो गया। यानी 14, 56, 28 का सार्व गुणनखंड 1, 2, 7, 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न का गुणज निकाले। इन सभी संख्याओं का अब हम लोग को क्या निकालना है, गुणज निकालना है। गुणज निकालना आप लोग जानते हैं, देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो 8वां का हल आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले पूरे प्रश्न को लिखना है 8वां के, उसके बाद इसके ए नंबर प्रश्न को लिखना है। ए नंबर में क्या है, 8 और 10, इसका हम लोग को क्या निकालना है, गुणज निकालना है। क्या निकालना है, गुणज। तो देखिए इसका गुणज हो जाएगा, हल यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे 8 लिखिएगा। गुणज इसका हो जाएगा कि 8 में आप किसी संख्या से गुना कर दिए, जैसे 8 में 1 से गुना कर दिए तो यह क्या हो गया, 8 का गुणज हो गया। जैसे 8 में हमने 5 से गुना किया तो 8 5 40, यह क्या हो गया, 8 का गुणज हो गया 40। वैसे ही 8 में 2 से गुना किया तो 8 दूनी 16 आया, तो यह 16 क्या हो गया, 8 का गुणज हो गया। वैसे ही यहाँ पे गुना कर करके हमको लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वैसे करने के लिए हम लोग 8 का पहाड़ा ही लिख देंगे, क्योंकि 8 का पहाड़ा भी एक गुणज है। ठीक है, या फिर आप कहिए कि 8 में 1 से गुना करके लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 में 2 से गुना करके लिखेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, तो 16 हो गया। 8 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 3 24 हो गया। 8 में 24 हो गया। 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 हो गया। 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 हो गया। 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48 हुआ। फिर 8 में 7 से गुना करें तो 8 7 56 हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका अंत नहीं होगा, जितने संख्याओं से गुना करेगा उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप 2 4 को लिख कर उसके बाद छोड़ देना है, क्योंकि ये बताया भी नहीं है कितना लिखना है। उसको देखिए 10वां का क्या करना है, 10 को भी गुणज लिखना है। 10 का भी क्या लिखना है, गुणज लिखना है। तो वैसे ही लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70, ऐसे ही अभी आगे तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है बी नंबर। यह ए था, यहाँ पे देखिए बी नंबर। देखिए बी नंबर में है 4 और 12। क्या है, 4 और 12। इसका क्या करना है, हम लोगों को गुणज लिखना है। तो पहाड़ा लिख देंगे 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौके 16 4 5 20 4 6 24 4 6 24 4 7 28। उसके बाद 12 का भी गुणज लिखना है। तो 12 के 12 और 12 दूनी 24 12 3 36 12 चौक 48 12 25 60 12 छक 72 62 84। देखिए ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं या फिर 2 4 लिख कर ही छोड़ सकते हैं, इसका अंत ही नहीं होगा। जितने संख्या से गुना कीजिएगा उतना ही आगे ये बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद देखिए सी नंबर में है 3 5 और 8। ठीक है, इसका क्या करना है, गुणज लिखना है। 3 5 और 8। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में 3 5 और 8। तो 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 छक 18 3 7 21। ठीक है, और अभी आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56। समझ रहे हैं ना क्या करना है? ठीक है, तो गुणज का मतलब किसी भी संख्या, किसी भी नहीं, गुणज का मतलब जैसे 3 का गुणज निकला है, 3 का गुणज लिखना है, तो 3 में आप किसी भी संख्या से गुना कर कर यहाँ पे लिखिए। ये नहीं है कि आपको पहाड़ा ही लिखना है, आपको जो मन करे वो लिख सकते हैं, लेकिन 3 में गुना करके ही। ठीक है, जैसे आपको मन किया कि हम 3 में 12 से गुना करके लिख दे, तो हाँ लिख सकते हैं। 3 में जब 12 से गुना कीजिएगा तो 36 आएगा, और 36 भी क्या है? एक 3 का गुणज ही है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्न का सार्व गुणज बताएं। अब जो प्रश्न नीचे देगा, इधर जो अगले पेज पे है, उसमें क्या बताना है आपको? सार्व गुणज बताना है। यानी जो दो ठो संख्या दिया रहेगा, उसमें जो दोनों में होगा उसको ही हम लोग सार्व गुणज बोलते हैं। एक प्रश्न को हल करेंगे इसमें भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ठो पेज ले लें हम, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे सार्व गुणज क्या होता है, एक प्रश्न को हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 9वां का क्या है? ए नंबर में है, क्या है? 4 और 14 है। ठीक है, इसका क्या निकालना है हम लोगों को? सार्व गुणज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हल लिखेंगे और 4 का गुणज लिखेंगे। 4 का गुणज लिखने आपको आ जाएगा। कैसे लिखेंगे? इसका पहाड़ा लिख देंगे, जैसे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। आपको मन करे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आपको पहाड़ा ही लिखना है। आपका मन किया तो इसमें हम क्या बोलते हैं, 4 में एक ही बार 7 से गुना करके लिख सकते हैं, 7 चौक 28 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मन किया तो इसमें एक की बार 56 से गुना कर सकते हैं, या फिर 4 में आप 14 से गुना कर सकते हैं, 56 आएगा। या फिर 4 में आप 10 से गुना कर सकते हैं। यहाँ पे निश्चित नहीं कि आपको पहाड़ा ही लिखना है, ये भी एक गुणज ही हुआ। 4 में 14 से गुना कर दिए तो ये 56 क्या हुआ? जो 56 आया यह 4 का गुणज ही हुआ। यहाँ पे आप 56 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आगे इसको बढ़ा देना है। उसके बाद देखिए 14 है, तो 14 को क्या करना है? तो 14 का आप चाहें तो पहाड़ा लिखिए, फिर 14 में किसी न किसी संख्या से गुना कर करके लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 5 70। ठीक है, अगर आप चाहें तो 14 में एक ही बार 8 से गुना कर दें, जो आएगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं, इतना में ही हमको क्या मिल जाएगा? सार्व गुणज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सार्व गुणज। देखिए सार्व गुणज का मतलब क्या होता है? जो सभी में मिले, यानी वैसा गुणज जो इन दोनों में मिले उसी को सार्व गुणज कहते हैं। तो देखिए इन दोनों में कौन कौन सा गुणज मिल रहा है? 4 मिल रहा है दोनों में, नहीं। 8 भी दोनों में नहीं मिल रहा है, 12 भी दोनों में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 28 दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे 28 लिख देंगे। उसको देखिए 56 मिल रहा है इसमें, हाँ यहाँ पे मिल रहा है, तो हो गया 56। इससे और आगे बढ़ाइएगा तो और कुछ संख्याएं मिलेंगी, लेकिन अभी नहीं, यहाँ पे हम लोग इतना ही को लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप इधर बढ़ाइएगा तो जरूर बढ़ेगा इधर। जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो इसमें भी गुणज और आगे आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। ठीक है, अभी 2 ठो लिखे हैं, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जितना आगे बढ़ेगा उतने बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बी नंबर में क्या है? बी नंबर में है 8 और 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और 24। हम लोग को क्या निकालना है? तो सार्व गुणज। तो सबसे पहले गुणज निकालेंगे। तो 8 के गुणज क्या क्या होते हैं पता है आपको? 8 का गुणज क्या क्या होता है? तो यहाँ पे 8 का पहाड़ा लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24। या फिर आप और किसी संख्या से गुना करके लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम गुना करके आपको बता दें, जैसे अगर आप चाहते हैं 8 में 7 से गुना करके लिख दें, 8 सत्ते 56 भी लिख सकते हैं। या फिर आप चाहें 8 में 6 से गुना करके लिख दें, जैसे 48, 8 छक 48 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 48। या फिर आपको और कुछ संख्या लिखने का मन करे, जैसे 8 में आप 9 से गुना करना चाहते हैं, 8 9 72, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 72। ये क्या हुआ? 72 भी 8 का गुणज ही हुआ।
ठीक है। वैसे ही 24 का गुणज आपको निकालना है, ठीक है। तो 24 के 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है। अगर 24 में अगर चाहते हैं कि 5 से गुना कर दें, 24 में आप 10 से गुना कर दें, तो वैसे भी करके लिख सकते हैं, लेकिन आप लाइन से भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन से ही लिखेंगे 24 के 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96। तो देखिए अब हम लोग को सार्व गुणज निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व गुणज बराबर सार्व गुणज बराबर क्या हो जाएंगे, जो सभी में मिले वैसा गुणज जो सभी में मिले, यानी जो यहाँ पे लिखा गया है दोनों का गुणज उसमें मिले वह सार्व गुणज हो जाएगा। तो देखिए 8 मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है, 16 भी नहीं मिल रहा है, 24 देखिए दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे 24 क्या हो जाएगा, सार्व गुणज हो जाएगा। उसको देखिए 48 दोनों में मिल रहा है, तो 48 क्या हो जाएगा, सार्व गुणज हो जाएगा। उसको देखिए 72 दोनों में मिल रहा है, तो 72 क्या हो जाएगा, सार्व गुणज हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 24 का 3 ठो सार्व गुणज हमको मिल गए, ठीक है। अगर आप लोग इसको इधर आगे और बढ़ाइएगा तो इधर भी बढ़ेगा, ठीक है। इन दोनों को आगे जितने बढ़ाइएगा उतने ही आगे भी ये भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसको देखिए बी हो गया, सी में है, सी में क्या है 6, 21 और 27, 6, 21 और 27। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, तो इसका हम लोगों को सार्व गुणज निकालना है। तो सबसे पहले गुणज निकालेंगे, 6 के क्या क्या गुणज होते हैं, तो 6 के गुणज होते हैं 6, ठीक है। उसके बाद होता है 12, 18। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे गुना करके लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्या भी लिख कि 6 में आप 63 से गुना कर दें, ठीक है। तो जब 6 में 63 से गुना कीजिएगा तो 378 आएगा, 378 भी क्या है 6 का गुणज ही है। अगर आप चाहें तो 6 में 10 से भी गुना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो 6 में 126 से भी गुना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जब 6 में 126 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 756, ठीक है। ये भी एक क्या हो गया, 6 का गुणज ही हुआ, ठीक है। उसको देखिए 21 का गुणज, तो 21 का गुणज 21 हो सकता है, 21 दूनी 42 हो सकता है, या फिर 21 में आप क्या कर सकते हैं, 18 से भी गुना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 21 में 18 से गुना कीजिएगा तो 378 आएगा, या फिर आप चाहें तो 21 में 36 से भी गुना करके लिख सकते हैं। जब 21 में 36 से गुना कीजिएगा तो 756 आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 756, ठीक है। अब देखिए 27 का, और भी आगे आप गुना करके इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसको देखिए 27 का, तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, ठीक है। और 27 तिहाई 81 भी लिख सकते हैं, या फिर 27 में आप 14 से गुना करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 14 से गुना कीजिएगा तो 378 आएगा, या फिर 27 में आप 28 से भी गुना कर सकते हैं। तो 27 में जब 28 से गुना कीजिएगा तो 756 आएगा। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 27 में 10 से गुना करके भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी इसको और आगे बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन हम लोग का आंसर इतने में ही निकल जाएगा, तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सार्व गुणज, यानी जो तीनों में गुणज मिल रहा है वह सार्व गुणज कहलाएगा। तो तीनों में कौन कौन मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा है, 18 तीनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 378 देखिए तो तीनों में मिल रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 378 क्या हुआ, एक सार्व गुणज हुआ, ठीक है। उसको देखिए 756 तीनों में मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, तो हो जाएगा 756। इसके आगे आप लोग इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इधर जितने संख्या को बढ़ाइएगा इधर भी बढ़ेगा। तो 9वें नंबर प्रश्न को भी आप लोग समझ गए। 9वें नंबर में 3 ठो ही प्रश्न था। उसके बाद देखिए 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। इन तीनों प्रश्नों का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए इस 10वें प्रश्न को यहाँ पे समझिए, 10वां प्रश्न को यहाँ पे समझिए। 10वां का पहला है 540, ठीक है। इसका हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 540 को लिखेंगे और ऐसे इसको लाइन में घेर देंगे, ठीक है, लाइन से घेर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, उसके बाद 11 से लगाएंगे, ठीक है। इन्हीं सभी संख्याओं से आपको इसमें भाग लगाना है, 4 से नहीं लगाना है,
ठीक है, इन अभाज्य संख्याओं से ही लगाना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले 2 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो 2 से इसको कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 270, फिर यह 2 से कटेगा तो 2 से इसको कटाइएगा तो आएगा 135। ठीक है, और देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो यह 5 से कटेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग 3 से कटाएंगे। देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 5 3 8 1 9, 9 में 3 से भाग लगता है यानी 3 से यह कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 45। देखिए 5 और 4 कितना होता है 9, 9 में 3 से भाग लग रहा है, फिर ये 3 से कटेगा तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 में फिर से 3 से हम लोग भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 ही से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, और उसी संख्या को उसी से हम लोग नहीं कटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 540 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो 2 बराबर का चिन्ह देना है, उसके बाद लिखना है कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ये सब क्या हो गए 540 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका बी नंबर प्रश्न को, बी नंबर में है 440, इसका क्या करना है गुणनखंड निकालना है 440 का। सबसे पहले 2 से कटेगा तो 2 से इसको कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 220, फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 110, फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 55। ठीक है, और 55 क्या हो गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 11। अब 11 डायरेक्ट 11 से कटेगा, और 11 को 11 से नहीं कटाएंगे, उसी संख्या को उसी संख्या से नहीं कटाना है, यानी इसका गुणनखंड हो गए 440 का गुणनखंड हो गए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 11, यही सब इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। इसके गुणनखंड में कितना है 2 2 2 3 बार है, और 5 एक बार है, और 11 भी एक बार है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी नंबर को, सी नंबर में है 420। आप लोग गुणनखंड को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम पहले भी बताएं प्रश्नावली 3.3 में आपको मौसा पढ़ना है। ठीक है, और मौसा वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, मौसा को इंग्लिश में बोलते हैं HCF। ठीक है, उसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करके ही मौसा निकालना है। तो अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड को नहीं समझ रहे हैं तो मौसा को कैसे समझिएगा, इसलिए यही अभाज्य गुणनखंड है, इसी को समझिए। सबसे पहले आप लोग इसको समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे 420 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो आपको क्या करना है, इसमें इन सभी संख्याओं से कटाना है, इन सभी अभाज्य संख्याओं से इसको कटाना है। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे, तो 2 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा 210 आएगा, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 105 आएगा, फिर इसको 5 से भी ये कट सकता है, लेकिन उससे पहले 3 से हम लोग कटाएंगे, 3 से 9 कटे तब 5 से कटाएंगे। ठीक है, तो इसमें जब 3 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पे आएगा 35। अब देखिए 35 क्या हो गया, 3 से नहीं कट रहा है, तो अब जाकर हम इसमें 5 से भाग लगाएंगे, और 5 से भाग लगाएंगे तो 7 आएगा। उसके बाद देखिए 7 केवल 7 ही से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, और 7 को 7 से हम नहीं कटाएंगे, उसी संख्या को उसी संख्या से नहीं कटाना है। यानी 420 के गुणनखंड क्या क्या हो गए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ये सब इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो शायद आप लोग गुणनखंड को समझे होंगे। ठीक, तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर आपको जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।